अच्छा जी, ये तो एक सिंपल इक्वेशन है, लेकिन हमें एग्जाम में जो कैलकुलेशंस आएंगी वो इतनी सिंपल होती नहीं है। हमें कहा क्या जाता है, हमें किस तरह ये ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने को कहा जाता है। हमें कंपनी की बैलेंस शीट और उसका पीएनएल डाटा दिया जाता है और हमें कहा जाता है वहां से कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेजर करो। मतलब हमें ये पीरियड्स गिवन नहीं होते, हमें बैलेंस शीट और पीएनएल डाटा से ये सारे पीरियड्स मेजर करने होते हैं और फिर वहां से हम इन पीरियड्स को यूज करके इस इक्वेशन की मदद से कैश ऑपरेटिंग साइकिल लेते हैं। तो अब हमें सीखना है हम ये डिफरेंट पीरियड्स कैसे मेजर करते हैं। वैसे तो हमारे पास इनका फार्मूला अवेलेबल है, हम इन फार्मूलाज को रटा लगा ले तो काम हो जाता है, लेकिन रटा जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया हुआ है कि बाज़ का अगर रटा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सपोर्ट नहीं होता तो आप ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाते हो। तो इसलिए हमें पहले कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं कि ये फार्मूला किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, फिर फार्मूला याद कर लेंगे। समझे बगैर कॉन्सेप्ट को फार्मूला याद हमने नहीं करना। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मेरी डेली सेल अगर 100 रुपया है, डेली सेल डेली क्रेडिट सेल हम लेते हैं, ये ख्याल कीजिए क्योंकि हम डेटर्स की बात करें तो डेटर्स सिर्फ क्रेडिट सेल से बनते हैं, कैश सेल का डेटर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी डेली क्रेडिट सेल अगर 100 रुपीज है और मुझे मेरा एवरेज क्रेडिट पीरियड 20 डेज है। इसका मतलब क्या है, मैं अगर कारोबार शुरू कर रहा हूं और फर्स्ट डे मेरा कारोबार का है, मैंने पहले दिन की सेल की, मुझे रिकवरी हुई? नो। मेरा डेटर बैलेंस एक दिन के बाद कितना है? 100 रुपया। 2 दिन गुजर गए, रिकवरी होगी मुझे? मेरा डेटर बैलेंस कितना हो गया? 200। चलते चलते 20 दिन गुजर गए, मेरा डेटर बैलेंस कहां पे पहुंच गया? 2000 पे। क्योंकि मैं 20 दिन हो गए सेल करता जा रहा हूं, रिकवरी नहीं हो रही, क्योंकि जिस बंदे को मैं सेल कर रहा हूं उसे प्रॉमिस ले रहा हूं भाई 20 दिन बाद पेमेंट कर देना। यही है ना मेरा प्रॉमिस। तो इसका मतलब पहले दिन से लेकर 20वें दिन तक मैंने जो सेल की हैं, मुझे किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि 20 दिन पूरे होंगे तो पैसे देगा ना। हाँ, 21वें दिन मैं सेल करूंगा, 21वें कस्टमर को पहला कस्टमर मुझे पैसा वापस कर देगा। इसका मतलब मेरे डेटर्स में अभी भी 20 दिन की सेल बसी हुई है, ऐसा ही है। 22वें दिन मैं सेल करूंगा, दूसरे दिन का कस्टमर दे देगा पैसा वापस। इसका मतलब मेरी अभी भी 20 दिन की सेल डेटर में फंसी हुई है। मेरा डेटर बैलेंस 2000 पे आकर रुक गया। यहां से आप अगर देखना चाहो तो हमारा जो डेटर बैलेंस जो निकल रहा है, डेटर बैलेंस जो हम ले रहे हैं वो क्रेडिट पीरियड इनटू एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स है। ठीक है जी। क्रेडिट, हम इसको क्रेडिट पीरियड इन डेज क्या लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा डेटर बैलेंस कैसे निकल रहा है, 20 दिन का मेरा क्रेडिट पीरियड और डेली सेल मेरी 100 है, तो मेरा डेटर बैलेंस 2000 रुपये है। इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो मेरा क्रेडिट पीरियड कह लो या डेटर डेज कह लो, एक ही बात है ना। मेरा डेटर डेज यहां से कैसे निकलेंगे? डेटर बैलेंस डिवाइडेड विद एवरेज डेली क्रेडिट सेल। और डेली एवरेज डेली क्रेडिट सेल कैसे आती है? मैं इस मामले को मजीद अगर सिंप्लीफाई करूं, डेटर्स बैलेंस डिवाइडेड विद एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइड विद 365। और इस फार्मूले को मजीद रीअरेंज करना हो तो ये जो डिवाइड विद 365 है यहां पे आके मल्टीप्लाइड विद 365 हो जाता है। डेटर डेज कैलकुलेट करने का फार्मूला, पहले मैंने आपको डेटर बैलेंस की लॉजिक बताई। डेटर बैलेंस बनता कैसे? आपका क्रेडिट पीरियड कितने दिन है और एवरेज डेली क्रेडिट सेल कितनी है। रोज की आप 100 रुपए की क्रेडिट सेल करते हो
और 20 दिन आपका पीरियड है, इसका मतलब क्या है कि 20 दिन की सेल हुई, पैसा कुछ नहीं आया, इसका मतलब डेटर बैलेंस आपका 2000 पे पहुंच जाता है। इसी इक्वेशन को मैंने यूज किया ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं डेटर बैलेंस को डिवाइड कर दूं एवरी डेली क्रेडिट सेल से, तो मेरे पास डेटर पीरियड, डेटर डेज आ जाता है। एवरी डेली क्रेडिट सेल कैसे आती हैं? एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 365, और मैथमेटिकली ये डिवाइड बाय 365 इधर मूव हो जाता है, मल्टीप्लाई कर जाता है, और ये है वो फार्मूला जो हमें किताबों में लिखा नज़र आता है, जिसको हमने अक्सर बचपन में कहीं पढ़ा भी होगा शायद किसी ने, और रटा भी लगाया होगा। लॉजिक अगर आपको क्लियर नहीं है तो गड़बड़ है। ये फार्मूला आपको ये लिखा नज़र आता है किताबों में, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी कि ये फार्मूला बना कैसे हुआ। यहाँ पे नजर आ रहा है डेटर बैलेंस ओवर क्रेडिट सेल इंटू 365। अच्छा, यहाँ पे हमने डेटर डेज कैलकुलेट किया तो 365 है। अगर हमने डेटर पीरियड इन वीक्स कैलकुलेट करना हो तो इधर 52 कर दो। आपने डेटर पीरियड इन मंथ्स कैलकुलेट करना हो तो यहां पे आप 12 कर दो। लॉजिक इज वेरी सिंपल। डेटर पीरियड इन मंथ लेना है ना, तो डेटर बैलेंस ओवर एवरेज मंथली सेल, और एवरेज मंथली सेल कैसे आती है? एनुअल सेल डिवाइड बाय 12। अगर आपको डेटर पीरियड इन वीक्स चाहिए तो डेटर बैलेंस ओवर एवरेज वीकली सेल, और एवरेज वीकली सेल कैसे आती है? एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 52। तो जनाब वही चीजें आपको नजर आ रही हैं। अब आपको एग्जाम में डेटर पीरियड कैलकुलेट करने को कहा जाए, डेज, वीक्स, मंथ्स, कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ ये फैक्टर ऐसे ही रहेगा, ये बदलता जाएगा। इसी लॉजिक के ऊपर आपका ये क्रेडिटर पीरियड का फार्मूला बेस करता है जी, सेम लॉजिक। क्रेडिटर पीरियड का फार्मूला क्रेडिटर्स बैलेंस ओवर एनुअल क्रेडिट परचेजेस। यहां पे याद रखना है, जिस तरह डेटर्स में क्रेडिट से ली जाती हैं, यहां पे क्रेडिट परचेजेस ली जाती हैं। एग्जामिनर आपको चैलेंज देता है, क्रेडिट सेल की जगह टोटल सेल दे देगा, क्रेडिट परचेज की जगह टोटल परचेज दे देगा। यू शुड नो क्रेडिटर बैलेंस की कैलकुलेशन, क्रेडिटर्स डेज की कैलकुलेशन में क्रेडिट परचेज चाहिए, डेटर डेज की कैलकुलेशन में क्रेडिट सेल चाहिए। तो जिस तरह हमने डेटर का फार्मूला बनाया, ये वही फार्मूला है। बेसिकली ये फार्मूला क्या है? क्रेडिटर बैलेंस डिवाइडेड विद एवरेज डेली क्रेडिट परचेज, एवरेज वीकली क्रेडिट परचेज, एवरेज मंथली क्रेडिट परचेज। तो ये फार्मूला आपको हिसाब से आपको पीरियड दे देगा क्रेडिट, ठीक है जी। और सेम हमारे पास इन्वेंट्री का फार्मूला है। इन्वेंट्री का एक बेसिक फार्मूला तो ये बना हुआ है जनाब, अगर आपको इन्वेंट्री की एक वैल्यू गिवन है, आपको सिर्फ इन्वेंट्री डेज निकालने हैं इन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्वेंट्री बैलेंस ओवर एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका डिनोमिनेटर बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। जैसे डेटर पीरियड कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर हमने यूज किया था एनुअल क्रेडिट सेल, क्रेडिटर पीरियड कैलकुलेशन में हमने यूज किया था डिनोमिनेटर एवरेज क्रेडिट परचेजेस। इन्वेंट्री का डिनोमिनेटर होता है एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें क्या बताती है? कॉस्ट ऑफ मेकिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल क्या प्रोडक्शन कॉस्ट ही तो होती है। अगर हमें इन्वेंट्री का एक बैलेंस गिवन है तो हम इस फार्मूले से इन्वेंट्री पीरियड निकालते हैं, लेकिन अगर हमें इन्वेंट्री का बैलेंस में रॉ मटेरियल का बैलेंस अलहदा है, वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस अलहदा है बैलेंस शीट में, और फिनिश गुड्स का बैलेंस अलहदा है। मैंने आपको कहा था हमें कंपनी की बैलेंस शीट दी जाएगी और कहा जाएगा जनाब कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालो। तो बैलेंस शीट में अगर इन्वेंट्री का सिर्फ एक बैलेंस गिवन है इन्वेंट्रीज, तो हम इस तरह इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इन्वेंट्री का आगे ब्रेकअप गिवन है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स में, तो हमारे पास ये फार्मूला अवेलेबल है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड इज डिवाइडेड विद रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड इज इक्वल टू रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बैलेंस डिवाइडेड विद एनुअल रॉ मटेरियल यूजेज इनटू 365। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बैलेंस ओवर एनुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू 365, एंड फिनिश गुड्स डेज इज फिनिश गुड इन्वेंट्री बैलेंस ओवर एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। डिनोमिनेटर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, तीनों में डिनोमिनेटर फ़र्क है। रॉ मटेरियल के लिए इन्वेंट्री रॉ मटेरियल यूज एनुअल रॉ मटेरियल यूजेज है, वर्किंग प्रोसेस के लिए एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और फिनिश गुड्स के लिए इट इज़ एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स है।
और ये तीनों का रिलेशनशिप मैं आपके सामने आल्दो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये तीनों वैल्यूज़ का रिलेशनशिप पीएनएल में कैसे ये नज़र आती हैं, कैसे रिलेट करती हैं। हमें ट्रेडिंग पीएनएल का फॉर्मेट याद होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिस गिव्स अस रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ये जो फिगर आ रही थी, कंजम्पशन या यूजेज, कंजम्पशन कह लें या इसको यूजेज कह लें, एक ही बात है। ये आपकी रॉ मटेरियल यूजेज की फिगर जो आपकी यूज होती है यहां पे। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं आप कन्वर्जन कॉस्ट, इसमें कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करते हैं तो ये जो सब टोटल बनता है ना, ये कहलाता है प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर्ड। फिर इसमें आप ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जो कि आपके यूज हो रही है यहां पे। ये वैल्यू आपकी वर्क इन प्रोसेस डेज में यूज हो रही है, ये वैल्यू आपकी रॉ मटेरियल डेज में यूज हो रही है। फिर कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको मिलता है जनाब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक ही बात है। यह आपकी वैल्यू फिनिश गुड्स पीरियड में यूज होती है। सो रॉ मटेरियल पीरियड में, वर्क इन प्रोसेस पीरियड में और फिनिश गुड पीरियड में जो वैल्यूज यूज होती हैं, अगर हमें डिटरमिन करने को कहा जाए तो हम कहाँ से निकालेंगे। हमें जैसे मैंने कहा पीएनएल और बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन दी जाती है और हमें कहा जाता है कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करके दीजिए, तो हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल के तीनों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना होता है। सो पीएनएल और बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन से हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी। इन्वेंट्री बैलेंस तो बैलेंस शीट से सीधा सीधा मिल जाता है, इन वैल्यूज में हमें कुछ कैलकुलेशन एग्जामिनर करने को कह सकता है। सो इन्वेंट्री बैलेंस ओवर डिनोमिनेटर, रेलेवेंट डिनोमिनेटर इंटू 365 इंटू 52 इंटू 12 हमारा इन्वेंट्री पीरियड आ जाएगा। जी जनाब, हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन पढ़ी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ी, कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं हमने उन पे थोड़ी सी बात की। ये फार्मूलाज तो बेटा आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनकी लॉजिक मैंने आपको बता दी थोड़ी सी, बाकी अब आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे और हम डिफरेंट सवाल आगे इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस करेंगे जिनमें इनकी बार बार एप्लीकेशन हमारे सामने आएगी। जी बेटा, कोई सवाल यहाँ पे? जी, हमने यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ी हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड, एक ये इन्वेंट्री पीरियड का फार्मूला है। आई रिपीट, अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बैलेंस शीट में एक है तो ये फार्मूला चलेगा। इन्वेंट्री की वैल्यूज बैलेंस शीट में ब्रेकअप गिवन है तो 1, 2, 3, ये तीन कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे इन्वेंट्री के। इसके बाद ये डेटर डेज का फार्मूला, ये का फार्मूला डेज को मंथ में कन्वर्ट करना, वीक्स में कन्वर्ट करना, वो भी हमें आता है। लीजिए जी, छोटी छोटी सी हमारे पास एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, देखते हैं इनमें से कौन कौन सी हमें क्लास में परफॉर्म करनी है एज पर आवर प्लान। इलस्ट्रेशन 2 एंड इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 दोनों हमें परफॉर्म करनी है। तो जनाब देखते हैं जी, कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ जी
राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट डे। ये अगर वो ना भी कहे तो ये आपकी गाइडलाइन है कि डेज कभी फ्रैक्शंस में नहीं होते, डेज हमेशा राउंड ऑफ करके नंबर्स में बनते हैं। रिसीवेबल बैलेंस, ये रुपीज इन मिलियन में फिगर है। ट्रेड पेबल, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, सेल्स ऑन क्रेडिट 80%, मटेरियल परचेज ऑन क्रेडिट 18 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स 80%, रॉ मटेरियल यूजेज है। लीजिए जी, हमें यहां से कैश ऑपरेटिंग साइकिल मेजर करना है। सबसे पहली चीज हमें इन्वेंट्री के ऊपर देखना है। हमें इन्वेंट्री के कितने बैलेंस गिवन है? 3। इसका मतलब हमारे इन्वेंट्री डेज आएंगे 3 प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेबल डेज। 5 वैल्यूज हैं जिनको मिला के हम अपना कैश ऑपरेटिंग साइकिल की वैल्यू कंप्लीट करेंगे। हमें यहां पे रॉ मटेरियल डेज लेने हैं, वर्क इन प्रोसेस डेज लेने हैं, फिनिश गुड डेज लेने हैं, रिसीवेबल डेज लेने हैं और पेबल या क्रेडिटर डेज लेने हैं। और इन वैल्यूज को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा। रॉ मटेरियल डेज, किताब बेटा आपके सामने हो, फार्मूला आपका नजर आता रहना चाहिए। फार्मूला क्या है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड विद एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है? 1 मिलियन डिवाइडेड विद एनुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ सेल्स में उसने बताया है आपकी 80% रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, तो हम यहां से कॉस्ट ऑफ सेल्स में से 80% रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। 25 मिलियन का 80% ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। सो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओवर एनुअल रॉ मटेरियल यूजेज इनटू 365 कितना जी? 18 डेज, राउंड ऑफ करके 18 डेज। डेज कभी फ्रैक्शन में हम नहीं रिपोर्ट करते। 18 डेज। इसके बाद मुझे वर्क इन प्रोसेस डेज चाहिए। वर्क इन प्रोसेस डेज का फार्मूला है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री बैलेंस। कितना है? 1.3 डिवाइडेड विद एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अब देखिए, हम यहां पे थे ना कंजम्पशन से, अब हमें यहां पे पहुंचना है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर पता हो तो इसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल तो पता है ना हमें। अब हमें कॉस्ट ऑफ सेल से एनुअल प्रोडक्शन पर जाना है। क्या करें? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड एडजस्ट करें। हमें यहां पे सिर्फ क्लोजिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग गिवन नहीं है। क्या करें? सेम अज्यूम कर लें। फिनिश गुड्स एक अवेलेबल है, क्लोजिंग ओपनिंग अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अज्यूम इट विल बी द सेम। और जब ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम हो तो कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो मुझे लगता है हम यहाँ पे 25 मिलियन पे ही इसको कैलकुलेट करेंगे। 365 कितना आया? 19 डेज। फिनिश गुड्स डेज, फिनिश गुड इन्वेंट्री कितनी है भाई? 2 मिलियन डिवाइडेड विद कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम 25 मिलियन इंटू 365 29 डेज। अगर कोई पूछे हमसे इन्वेंट्री डेज कितने हैं तो टोटल ले लो यहां से। कितना इन्वेंट्री डेज? 66 डेज। ये इन्वेंट्री डेज है। रिसीवेबल डेज का फार्मूला क्या है जी? रिसीवेबल बैलेंस डिवाइडेड विद एनुअल क्रेडिट सेल्स। हमारी सेल्स टोटल है 30 मिलियन और उनका क्रेडिट है 80% इंटू 365। जी जी कितना बना? 61 डेज।
और आखिरी हमारी है पेबल डेज। पेबल डेज होता है जी पेबल बैलेंस डिवाइडेड विद एनुअल क्रेडिट परचेजेस, मटेरियल परचेजेस ऑल ऑन क्रेडिट। हमें गिवन है फिगर 18 मिलियन। 41 डेज। 41 डेज लीजिए जी, यहां से अब आप बना लीजिए अपना कैश ऑपरेटिंग साइकिल 86 डेज। ये है जी हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 3 में हमें अगेन वही काम दिया गया है, कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल, लाइन राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपीज। कैश ऑपरेटिंग साइकिल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट डे, नियरेस्ट डे। जी शुरू कीजिए काम जरा। इसमें जो वैल्यूज आपको चाहिए, आपको एक तो बैलेंस चाहिए होता है, तो बैलेंस आपको रिसीवेबल भी है, पेबल भी है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, ये सारे बैलेंस अवेलेबल हैं। सेल्स, आपको रिसीवेबल के डिनोमिनेटर चाहिए सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट, ये भी हो गया। फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है, तो यहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर हैं। यहां पिछले सवाल में उसने बताया नहीं था, हमें जरूरत पड़ी, हमने अज्यूम कर लिया, यहां पर उसने बता दिया। और रॉ मटेरियल आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल ऑल ऑन क्रेडिट। लीजिए जी डाटा सर आपके सामने है, शुरू कीजिए काम। फार्मूलाज किताब से लीजिए, बोर्ड से हेल्प लीजिए, और तमाम वैल्यूज सबसे पहले फार्मूलाज अपने सामने रखिए। जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो फीड कर दीजिए, जो मिसिंग है उनको वर्किंग से ढूंढ के लाइए। दिस इज द अप्रोच हाउ विच शुड बी वर्किंग। हर कंपोनेंट का फार्मूला सबसे पहले अपने सामने लाइए, उसमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चंस में अवेलेबल हैं उनको फीड कीजिए, जो मिसिंग है उनकी वर्किंग बनाना शुरू कीजिए। जब तक फार्मूला आपके सामने नहीं आता, आपके लिए क्वेश्चन में चलना सही डायरेक्शन में मुश्किल हो जाता है। पांच कंपोनेंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं, तो 5 फार्मूलाज अपने सामने लेके आइए पहले।
जी आपके सामने तमाम फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं विद वर्किंग नोट्स। तो कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछिए बेटा। किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मैंने कोशिश की कि तमाम फैक्टर्स अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स बोर्ड पे आ जाएं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, लेकिन फिर भी कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछिए बेटा। जी बेटा। जी बेटा, रॉ मटेरियल्स आर 80%, ये कंजम्पशन है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट में 80% रॉ मटेरियल यूजेज है। रॉ मटेरियल यूजेज यहाँ से मिल गई आपको, तो यूजेज मिल गई तो परचेज भी मिल गई, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल आर द सेम, जो यूजेज वही परचेज, और जो परचेज आई वो सारी की सारी क्रेडिट पे है, उसने लिखा हुआ है, तो आपको पेबल डेज में भी वही इस्तेमाल हो जाएगी। जी बेटा। सर जो आपने रॉ मटेरियल परचेज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया है, उसको मैं स्टॉक में ऐसे नहीं बता सकते, ओपनिंग स्टॉक। बेटा जब उसने बताया हुआ है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स आर द सेम, तो इस फॉर्म में निकालोगे क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक भी 100 है, क्लोजिंग स्टॉक भी 100 है, वही सेम आ जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया कि सेम है भाई। और यहाँ पे आपको ऐसे बाय द वे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों अवेलेबल नहीं है, आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक्स के बैलेंसेस अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक के बैलेंसेस ही अवेलेबल नहीं है आपको। अगर वो ये जुमला ना भी लिखता तो आपको जम्पशन लेनी थी कि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल्स आर द सेम, रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगा, वर्क इन प्रोसेस का जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग होगा, एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दोनों गिवन नहीं हैं। पिछले सवाल में उसने अजम्पशन लिखी नहीं थी, हमने ले ली, यहाँ पे लिख दी है तो भी ठीक है, ना लिखता तो भी ठीक था। अच्छा, ये जो अभी हमने वैल्यूज बेटा कैलकुलेट किए ना, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज और इन्वेंट्री डेज, ये हमारे कैश ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट्स के तौर पे हमने इनको पढ़ा था, लेकिन इनको हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज भी बाज़ कहते हैं। इनको हम अक्सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। और अभी हमने जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करनी सीखी हैं वो पीरियड में करनी सीखी हैं। पीरियड मतलब डेज, वीक्स या मंथ्स में, किसी भी शेप में हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पीरियड कैलकुलेट करने को कहा जाए, हमने सीख लिया है। यही रेशियोज एट टाइम्स हम टाइम्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल रेशियोज की ही कैलकुलेशन को हम टाइम्स में भी कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी सिंपल। डेटर का फार्मूला क्या सीखा था आपने? डेटर डिवाइड विद एनुअल क्रेडिट सेल इनटू 365। 365 निकाल दो, आप सिंपली क्रेडिट सेल्स ओवर डेटर बैलेंस कर दो, तो ये आपका डेटर रिसीवेबल टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ टाइम आ जाता है। इसी तरह आप इन्वेंट्री का कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर इन्वेंट्री बैलेंस कर दो, तो ये आपका इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स आ जाता है। मैं इन्वेंट्री टर्नओवर के फार्मूला से अगर आपको ये बात समझाऊं, आपकी एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल्स 1000 है
और आपकी एवरेज, आपकी इन्वेंट्री बैलेंस 200 है, तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर निकलता है 5 टाइम्स। 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स हमें क्या बता रहा है? एक था इन्वेंट्री कितने दिन हमारे पास रही, और एक है टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम बता रहा है कि इन्वेंट्री को हम साल में 5 दफ़ा बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। 5 दफ़ा इन्वेंट्री को बेचते हैं हम खरीद के, तो हमारा साल गुजर जाता है। इनका रिलेशनशिप आपस में भी जुड़ जाता है, पीरियड का रिलेशनशिप टाइम से भी जुड़ता है, और वो जुड़ता है एक सिंपल इक्वेशन की मदद से। वो ये जनाब इक्वेशन है, इन्वेंट्री रिसीवेबल टर्नओवर इज इनवर्स ऑफ इन्वेंट्री, रिसीवेबल टर्नओवर इज इनवर्स ऑफ कलेक्शन पीरियड। जैसे यहां पे अगर हमने 5 टाइम कैलकुलेट किया ना, तो मैं आपसे डेज निकालना चाहूं, 365 डिवाइड विद 5 कर दो, डेज आ जाएंगे। कितने आते हैं जनाब? 73 डेज। ये बेसिकली मुझे क्या बता रहा है कि पहले मैंने यहाँ पे बात की थी कि साल में हम इन्वेंट्री को हम 5 दफ़ा बेचते हैं, तो 5 दफ़ा खरीद के बेचा, तो इसका मतलब इन्वेंट्री हमारे पास साल में एक दफ़ा कितने दिन रहती है? क्योंकि खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, 5 दफ़ा काम किया, साल ख़त्म हो गया। इसका मतलब इन्वेंट्री खरीदने से बिकने तक 73 डेज मेरे पास रहती है। ये रिलेशनशिप इनका हमारे साथ रहता है। आपने डेज मेजर करने हैं तो 365, आपने वीक्स मेजर करने हैं तो 52, आपने मंथ्स मेजर करने हैं तो 12। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। टाइम्स में मेजर कीजिए, इन्वर्स भी हो जाएगा ना, ये उलट भी हो जाता है, ये उलट भी हो जाता है। तो ये छोटी सी आपकी एक्टिविटी है। इलस्ट्रेशन 4 ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 4 आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आपने अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन हमें रेगुलरली अपने कंपनी की कैलकुलेट करते रहना चाहिए, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हमें कंपैरिजन करते रहना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या मुनासिब है ये, या इसमें कुछ बेहतरी रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी कंपनी का डाटा डेज कैलकुलेट किया, हम अपने कंपनी के डाटा डेज को इंडस्ट्री के डाटा डेज से कंपेयर करेंगे, देखने के लिए कि हमारी पॉलिसी इंडस्ट्री से अलाइंड है, क्योंकि नॉर्मली सेम बिजनेस में तमाम कंपनीज नॉर्मली सिमिलर पॉलिसीज पर ऑपरेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप शुगर इंडस्ट्री में हैं, और शुगर इंडस्ट्री में ऑन एवरेज 10 दिन का क्रेडिट चलता है, से 10 दिन का क्रेडिट चलता है। तो आप अपना डाटा डेज कैलकुलेट कीजिए, अपने डाटा डेज को इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कर लीजिए। तो भाई हमारा क्या, इंडस्ट्री का क्या है? आपका 10, इंडस्ट्री का 10, इसका मतलब ठीक है, आपका डाटा पीरियड भी ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री का 10 है, आपका 20 आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। शायद हमारे डेटर से रिकवरी का प्रोसीजर वीक है, और जब डेटर से रिकवरी आपकी वीक होगी तो आपके बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट इस इंफॉर्मेशन का यूज़ क्या है। पहले हमने सीखा वर्किंग कैपिटल इंफॉर्मेशन, कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं भाई। कैलकुलेट करने का एक यूज़ इसका यह है कि आप कैलकुलेट कीजिए और उसको इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि इंडस्ट्री के मुकाबले में आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इंडस्ट्री ऑन एवरेज कस्टमर को 10 दिन का उधार देती है, आपका भी 10 दिन का उधार है, तो ठीक है जी, डाटा डेज आपके भी 10 दिन है, इसका मतलब आप इंडस्ट्री से अलाइंड हो। लेकिन अगर आपका उधार 20 दिन है, आर्गुमेंट नंबर 1, रीजन नंबर 1, हमारा कलेक्शन पीरियड वीक है, हमारी कलेक्शन टीम वीक है, हम कस्टमर से फॉलोअप करके पैसे रिकवर नहीं करवा पा रहे। और देयर में भी एन एक्सप्लेनेशन कि नहीं भाई हमने खुद 20 रखा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि क्रेडिट पीरियड ज्यादा होगा तो वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर तो यू हैव एक्सप्लेनेशन कि भाई हमारी एवरेज इंडस्ट्री से फर्क क्यों है, देन इट्स ओके। बट इफ यू डोंट हैव एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इवन आपका डेटर पीरियड इंडस्ट्री से कम है, ये भी बात ठीक नहीं है ना। इंडस्ट्री 10 दे रही है, आप 5 दे रहे हो, आपको पता लगना चाहिए कि भाई इसका मतलब हम कम कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। हम अपना डेटर पीरियड 5 से 10 कर देंगे, इंडस्ट्री एवरेज पे आ जाएंगे, तो शायद वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर।
ठीक है। सो कंपैरिजन किया जाता है इंडस्ट्री से। अगर रीजंस आपको पता है तो ठीक है, अगर रीजन नहीं पता तो आपको टारगेट करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे डेटर पीरियड बड़े होने का एक फ़र्क लोकल राइट सेल्स होता है। आपका डेटर पीरियड 20 दिन आया, इंडस्ट्री का 10 है। इफ़ यू हैव एक्सप्लेनेशन देन इट्स ओके, इफ यू डोंट हैव एक्सप्लेनेशन देन यू नीड टू रेक्टिफाई दिस। एक्सप्लेनेशन, वन एक्सप्लेनेशन कुड बी, कभी हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्री तो सारी लोकल सेल करती है, तो एक्सपोर्ट कस्टमर से तो पैसा आने में टाइम लगता है ना, क्योंकि माल जाने में ही 20 दिन लग जाते हैं, तो वहां से पैसा आने में टाइम लगता है। तो वी हैव जस्टिफिकेशन तो ओके है, जस्टिफिकेशन नहीं है तो इसको ठीक करने की जरूरत है। जैसे हमारा इन्वेंट्री पीरियड ज्यादा है इंडस्ट्री से, इट मे हाईलाइट कि हमारे पास स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ है, ऑब्सोलीट स्टॉक मापा पड़ा हुआ है। इसीलिए क्योंकि अगर तो रनिंग स्टॉक होगा तो जितने दिनों में इंडस्ट्री का स्टॉक बिकता है हमारा भी इतने दिनों में बिकना चाहिए। अगर इंडस्ट्री का 20 दिन में बिक जाता है, हमारा 40 दिन में बिक रहा है, इसका मतलब हमारे पास कोई स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ है या हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमने इन्वेंट्री जरूरत से ज्यादा रखी हुई है, क्योंकि फार्मूला देखो तो इन्वेंट्री पीरियड का, जितनी इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ेगा, जितना इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ेगा उतना डेज बढ़ेंगे ना। या आपके पास स्लो मूविंग स्टॉक पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इन्वेंट्री बैलेंस ज्यादा है, या आपका ओवरऑल इन्वेंट्री एक्सेसिव रखी हुई है आपने जिसकी वजह से आपका इन्वेंट्री पीरियड ज्यादा है। दोनों सूरतें आपके लिए ठीक नहीं है ना। आपकी एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट की वजह से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पड़ रही है जिसकी जरूरत नहीं है। जब हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी डिस्कस की थी, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, तो अननेसेसरी होल्डिंग कॉस्ट क्यों करें हम भाई। सो कंपैरिजन किया जाता है इस इंफॉर्मेशन का इंडस्ट्री के साथ, कंपैरिजन किया जाता है इस इंफॉर्मेशन का प्रायर ईयर के साथ, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर भी दे सकें कि हमारी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स इंप्रूव हो रही है या नीचे जा रही है। पिछले साल डेटर्स टर्नओवर पीरियड क्या था, इस साल क्या है। तो हमने वर्किंग कैपिटल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है इंडस्ट्री कंपैरिजन से लिए और लास्ट ईयर कंपैरिजन से लिए, इंडस्ट्री से देखने के लिए कि हम इंडस्ट्री के मुकाबले में कहां खड़े हैं। इफ वी हैव एक्सप्लेनेशन वी आर ओके, इफ वी डोंट हैव एक्सप्लेनेशन वी नीड टू लुक इनटू द डाटा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें इस डाटा के कंपैरिजन से ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमें कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर करने में मदद देगी। इसी तरह हम अपनी ही कंपनी की प्रायर ईयर इंफॉर्मेशन से कंपेयर करते हैं ताकि हम देख सकें ओवर द ईयर हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या कमजोर हो रही है। अच्छा जी, कैश शिफ्टिंग साइकिल की सिग्निफिकेंस जरा समझ लीजिएगा। आपके डेटर डेज सेम रहे हैं, सेम डेटर डेज हों, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ जाए तो नतीजा क्या होगा, डेटर बैलेंस बढ़ जाता है। जरा सुनो, जरा दोबारा बात सुनो। डेटर डेज सेम है लेकिन आपकी सेल्स बढ़ जाए, इसका इफेक्ट क्या आएगा, डेटर बैलेंस बढ़ जाएगा। डेटर डेज 61, इसका क्या मतलब है कि पिछले 61 दिन की सेल्स के पैसे हमें नहीं आए, पिछले 61 दिन की सेल्स के पैसे हमें नहीं आए, यही इंफॉर्मेशन बता रही है ना ये। अब अगर मेरी एवरेज डेली सेल बढ़ जाएगी तो 61 दिन की सेल्स की वैल्यू बढ़ जाएगी ना भाई, ठीक है। 61 दिन की सेल्स के पैसे डेटर्स में मेरे इन्वेस्टेड हैं, अगर मेरी एवरेज डेली सेल बढ़ेगी तो मेरा डेटर बैलेंस बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट कैश शिफ्टिंग साइकिल से रिलेटेड, अगर आपका पीरियड सेम भी रहे, सेल्स बढ़ जाएंगी तो बैलेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, सेल्स सेम रहे, पीरियड बढ़ जाए तो भी बैलेंस बढ़ जाएगा। सेल 30 मिलियन ही है, पीरियड 61 की जगह 70 दिन हो जाएगा, तो इसका मतलब अब 61 की जगह 70 दिन की सेल डेटर में फंसेंगी, 70 दिन की सेल के बराबर पैसा डेटर में ब्लॉक होगा। सो कैश शिफ्टिंग साइकिल हमने पहला स्टेप किया, इसको कैलकुलेट करना सीखा। दूसरा स्टेप हमने सीखा, इसको जब कैलकुलेट कर लिया तो इसका इस्तेमाल भी देख लो कंपनी की परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए, कंपनी की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए। इसका कंपैरिजन इंडस्ट्री से और लास्ट ईयर से किया जा सकता है। तीसरा स्टेप आ रहा है कि हम इस इंफॉर्मेशन से अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे लिंक कर सकते हैं, हम टर्नओवर पीरियड से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैसे लिंक कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कि टर्नओवर पीरियड कांस्टेंट हो,
सेल्स बढ़ जाए तो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, सेल्स कांस्टेंट और टर्नओवर पीरियड बढ़ जाए तो भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां से हम दूसरी इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं वो ये है कि हमारी वर्किंग कैपिटल जो वैल्यूज है इंफॉर्मेशन की वो बदल जाती हैं। मैंने यहां से समरी जो निकाली है कि इफ टर्नओवर पीरियड इज कांस्टेंट, increase in volume will lead to increase in debtors, inventory, creditor balance। ठीक है जी, पहली बात कि अगर टर्नओवर पीरियड कांस्टेंट भी हो लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम हम यहां पे एलैबोरेट कर देते हैं, वॉल्यूम हम यहां पे बात कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम, हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए और दूसरा पॉइंट यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इफ सेल्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इंक्रीज इन टर्नओवर पीरियड will lead to increase in debtors, inventory, creditors balance। ये दो बातें हम यहां से सीख रहे हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? टर्नओवर पीरियड कांस्टेंट हो, सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए तो भी डेटर्स, इन्वेंटरी, क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाएगा, और सेल्स वॉल्यूम कांस्टेंट हो लेकिन टर्नओवर पीरियड बढ़ जाए तो भी डेटर, इन्वेंटरी और क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ जाता है। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, छोटी सी एक्टिविटी ज़रा फॉलो कीजिए मेरे साथ। एक कंपनी के करंट डाटा हमें गिवन है जिसमें उसकी सेल्स हैं 200 मिलियन और डेटर्स बैलेंस है 50 मिलियन। रिक्वायरमेंट नंबर 1, डेटर डेज बताओ जी, डेटर डेज कैलकुलेट करके दीजिए यहाँ पर। डेटर डेज आपके यहाँ पे आएंगे, डेटर बैलेंस
over credit sales. In the absence of information, we assume all sales are on credit. Into 365, 91 days. Requirement number 2. Debtor balance if debtor days increases to 120 days. डेटर बैलेंस बताओ अगर आपका डेटर डेज 120 दिन पे चले जाए। बोर्ड पे देखिएगा सवाल क्या है, इस यहीं से जवाब देखो जरा। ये फॉर्मूला याद है ना आपको? उसने कहा ये अगर 120 पे चले जाए तो डेटर बैलेंस क्या? यही कहानी है ना कि ये 120 पे चला जाए, डेटर बैलेंस कहां पे जाएगा? इसको फॉर्मूला से देख लो या आप अदरवाइज देख सकते हो कि भाई पहले मेरी 91 दिन की सेल्स डेटर में फंसी हुई थी ना, अब मेरी कितनी दिन की सेल्स फंसेंगी? 120 दिन की। तो आप इसको प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो, इसी फार्मूला को आप प्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हो कि एनुअल सेल्स ओवर 365 इंटू 120। एक दिन की सेल कितनी है? 120 दिन की सेल कितनी होगी जो डेटर में फंसेगी? कितनी जी? 66 मिलियन रुपीस। सो अगर आपका डेटर बैलेंस, डेटर डेज 120 दिन पे चला गया, इसका मतलब आपका डेटर बैलेंस 120 दिन की सेल के बराबर हो जाएगा। यही लॉजिक है ना हमारी। तो हमारा डेटर बैलेंस 120 दिन की सेल के बराबर हुआ। ये साल की सेल, ये एक दिन की सेल और ये 120 दिन की सेल। रिक्वायरमेंट नंबर 3, डेटर्स बैलेंस if sales grows to 250 मिलियन। अगर सेल 250 मिलियन पे चले जाए तो डेटर बैलेंस क्या होगा? अच्छा, मैंने पहले क्या किया? पहले केस में मैंने आपके डेटर डेज बढ़ाए, तो हमने देखा डेटर डेज बढ़ने से डेटर बैलेंस बढ़ गया। ये जो बात लिखी हुई है, सेल्स कांस्टेंट थी, डेटर पीरियड बढ़ गया तो डेटर बैलेंस बढ़ गया। मैं इस बात पे आ गया हूं कि भाई पीरियड वही है जो पहले हमने कैलकुलेट किया है 91, लेकिन हमारी सेल्स बढ़ गई हैं, सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया है। अब हमारा डेटर बैलेंस कहां जाएगा? 60 250 ओवर 365 इंटू 91, 62, इट इज 62 मिलियन। सेल्स हमारी 91 दिन, डेटर बैलेंस हमारा 91 दिन की सेल के बराबर ही है, लेकिन अब 91 दिन की सेल्स की वैल्यू बढ़ गई है। अब हमारी सेल्स 250 मिलियन सालाना है, 250 बटा 365 डेली सेल्स इंटू 91, 91 दिन की सेल। ये कैलकुलेशन बेसिकली हमने ये जो दो कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं, ये इसी बेसिक फार्मूला की री अरेंजमेंट है, इसी बेसिक फार्मूला की री अरेंजमेंट है ये दो कैलकुलेशंस। जी, एनी क्वेश्चन? ये जो दो मैंने स्टेटमेंट्स लिखी, इन स्टेटमेंट्स के रेफरेंस एक छोटी सी इलस्ट्रेशन से आपको मैंने चीज एक्सप्लेन की। अच्छा, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन हमें ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन की मदद से कहता है कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताइए। असल में हम ये जो एरिया पढ़ रहे हैं ये डिसीजन मेकिंग का एरिया है, ये डिसीजन मेकिंग का एरिया जिसमें आपको अगर थोड़ा सा मैं दोबारा भी याद कराऊं, अभी मैंने आपको रिकैप कराया था कि दो मेजर डिसीजन है जिन पे काम करना था। एक, डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करके ये फैसला करना हमारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, और दूसरा फैसला ये करना कि वो पैसा लाना कहाँ से। ये डिसीजन मेकिंग है, इट्स अबाउट फ्यूचर।
अभी हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन भी कैलकुलेट की। हमने इसको कैलकुलेट तो पिछले साल की बैलेंस शीट पकड़ के किया जी। हमने जो बैलेंस शीट हमारे सामने है, जो पीएनएल हमारे सामने है, इसके मुताबिक हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल कितना बनता है जो जो साल चल रहा है इसका। फिर मैंने कहा इसको हमने इंडस्ट्री से कंपेयर करना है, हम इंडस्ट्री के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। फिर हमने इसको प्रायर ईयर से कंपेयर करना है, पिछले साल के मुकाबले में हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? सो दैट वी कैन सेट टारगेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। कि भाई पिछले साल तो हमारा डेटर डेज 50 था, कि अगले साल भी हमारा डेटर डेज 50 ही रहना चाहिए। पिछले साल तो पेएबल डेज हमारा 40 था, कि अगले साल भी पेएबल डेज हमारा 40 रहना चाहिए इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, इन कंपैरिजन विद आवर ट्रेंड्स। पिछले साल हमारा इन्वेंट्री डेज 25 दिन था, कि अगले साल भी 25 रखना चाहिए। सो आप कैलकुलेट करते हो कैश ऑपरेटिंग साइकिल अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, इसको कंपैरिजन करके इंडस्ट्री से, इसको कंपैरिजन करके ट्रेंड से पास्ट ईयर के, आप फ्यूचर टारगेट सेट करते हो कि जी अगले साल हमारा डेटर डेज इतना होना चाहिए, क्रेडिटर डेज कितने इतने होने चाहिए, इन्वेंट्री डेज इतने होने चाहिए। वंस यू सेट द टारगेट फॉर ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल, देन हमने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है कि हम अपनी सेल्स के भी टारगेट सेट करते हैं। डिटेल में अगर हमने आ जाना, अभी अगला टॉपिक हमारा बजटिंग का आएगा आगे चल के इंशाअल्लाह। सिर्फ कैश ऑपरेटिंग साइकिल का टारगेट सेट नहीं किया जाता, आप अपनी एक्टिविटी का टारगेट भी सेट करते हो कि अगले साल में सेल कितनी करनी और इतने यूनिट्स बेचने के लिए हमें प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए, और इतनी सेल्स और इतनी प्रोडक्शन के साथ हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगा। ये सारे टारगेट्स भी सेट किए जाते हैं। जब आपके पास अगले साल के लिए कैश ऑपरेटिंग साइकिल का टारगेट आ गया, अगले साल के लिए आपको अपनी एक्टिविटीज का टारगेट मिल गया, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें कहा जाता है डिटरमिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगले साल की तरह वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो निकालो, क्योंकि हमने भी क्या पढ़ा, हमारे ऑपरेटिंग साइकिल इंफॉर्मेशन बदले या हमारी एक्टिविटी बदले। जैसे चलो थोड़ा स्कोर नैरो डाउन करते हैं, हमारे डेटर डेज बदले या हमारी सेल्स बदले, दोनों से डेटर बैलेंस बदलता है ना। इसी तरह हमारे क्रेडिटर डेज बदले और हमारी परचेजेस की फिगर बदले, क्रेडिटर बैलेंस बदलेगा। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बदले और हमारी इन्वेंट्री डेज बदले, इनमें से कोई भी बदले, हमारा इन्वेंट्री बैलेंस बदलेगा। जब मेरा डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री बदलता है तो मेरे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। तो मैंने कहा जी मेरी सेल्स बदले, मेरी परचेजेस बदले, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बदले, मेरे डेटर डेज बदले, मेरे क्रेडिटर डेज बदले, मेरे इन्वेंट्री डेज बदले, मेरे करंट एसेट, मेरे करंट लायबिलिटीज बदल जाएंगे। जब करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज बदल गई तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल गई। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदल गई, इसका मतलब अगले साल चेंजेस की वजह से मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बदलेगी। पिछले साल हो सकता है मुझे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 10 मिलियन का चाहिए था, अगले साल चेंजेस की वजह से मेरी प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 12 मिलियन आ रही है। ये हम साल शुरू होने से पहले प्रोजेक्शन करते हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट साल शुरू होने से पहले निकालते हैं, अगले साल मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है, उसको कंपेयर किया जाता है करंटली मेरी कितनी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरी करंट इन्वेस्टमेंट 10 मिलियन है, मैंने प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल निकाली 12 मिलियन, कि अगले साल मैं जो काम करना चाह रहा हूं उसके लिए वर्किंग कैपिटल मुझे 12 मिलियन का चाहिए। तो क्या हाईलाइट हुई, डेफिशिएंसी, 2 मिलियन की डेफिशिएंसी आ गई। मुझे पता लग गया कि भाई अभी तक जो मैं काम कर रहा था 10 मिलियन से गुजारा हो रहा था, अगले साल जो मैं काम करना चाहता हूं उसके लिए मुझे 12 मिलियन वर्किंग कैपिटल में चाहिए। मुझे 2 मिलियन की वर्किंग कैपिटल में डेफिशिएंसी हाईलाइट हुई, 2 मिलियन की मेरी प्रोजेक्टेड फाइनेंसिंग नीड हाईलाइट हो गई कि अगले साल अगर मैंने काम करना है तो मुझे 2 मिलियन वर्किंग कैपिटल में पैसा मजीद डालना चाहिए। ये है हमारा इस एरिया का स्कोप कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फोरकास्ट करना आने वाले साल की, और उसकी मदद से वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करके फाइनेंसिंग अरेंज करना। फाइनेंसिंग कैसे अरेंज करनी है वो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस में पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें हमने दोबारा नहीं जाना। यहां से आपको ये पता लग जाएगा हमें कितना फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन 5 और फिर मजीद इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5।
इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है जी, कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल एबीसी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन। अगले साल का प्लान क्या हमारा फॉर द नेक्स्ट ईयर? सेल्स 100 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल 60 मिलियन, अदर कॉस्ट 15 मिलियन। ये अगले साल का प्लान आ गया। प्रॉफिट 25 मिलियन आने की उम्मीद है अगले साल। तो फॉलोइंग वर्किंग कैपिटल रेशियोज आर एक्सपेक्टेड टू अप्लाई। इन्वेंट्री डेज अगले साल 30 दिन रहेंगे, रिसीवेबल डेज अगले साल 60 दिन रहेंगे और पेबल डेज अगले साल 40 दिन रहेंगे। साल में 360 दिन लेके चलिए और बताइए हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। अच्छा जी, सवालों को अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले चीज़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें निकालने को कहा गया है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकालने को कहा गया है, अगले साल की एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल वैल्यू। और वर्किंग कैपिटल की वैल्यू निकालने का तरीका हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन में पुरानी पढ़ी हुई है, इधर भी हमने रिवाइज की। क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल वैल्यू निकालने का तरीका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अभी सवाल में हमने देखने हैं कि इस सवाल में किस करंट एसेट का जिक्र है और किस करंट लायबिलिटी का जिक्र है। इस पूरे सवाल में एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करें, वो सिर्फ यहां पे मिल रहे हैं जी। इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल 2 एसेट्स हैं और एक पेबल लायबिलिटी। इसके अलावा कोई यहां पे रिसीवेबल, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई और मेंशन नहीं है। आगे सवाल आएंगे जिनमें इनके अलावा भी आइटम हमें मिला करेंगे। भाई कहीं वो लिख देगा वी वांट टू कैरी अ कैश बैलेंस ऑफ 2 मिलियन एज वेल, तो भी करंट एसेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे इसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, उसने सिर्फ कहा जी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है और पेबल है। तो इसका मतलब जब मुझे प्रोजेक्टेड कैश रिक्वायरमेंट बनानी है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, तो मैं कहूंगा जी मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो बनेगी वो होगी करंट एसेट्स, जिसमें 2 आइटम्स आ रही हैं, एक रिसीवेबल्स और एक इन्वेंट्री, और देन करंट लायबिलिटीज, जिसमें एक आइटम आ रही है क्रेडिटर्स। इनको हम जब नेट करेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अच्छा जी, हमें प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो इसके लिए ख्याल रखिएगा प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए प्रोजेक्टेड डाटा यूज करना है, अगले साल का डाटा, अगले साल की। अब रिसीवेबल बैलेंस जाना है हमने। रिसीवेबल बैलेंस की कहानी हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज के रेफरेंस से पढ़ी हुई है कि अगर मेरे रिसीवेबल डेज 60 हैं तो इसका क्या मतलब है? रिसीवेबल बैलेंस इक्वल टू 60 डेज ऑफ सेल्स। ठीक है, ये मेरा अगले साल मुझे बताया गया है, अगले साल मेरा रिसीवेबल डेज 60 होगा। इसका मतलब अगले साल मेरा रिसीवेबल बैलेंस अगले साल की 60 दिन की सेल के बराबर रहेगा। ये है अगले की साल की सेल, और यहां पे ख्याल रखना है क्रेडिट सेल्स। लेकिन यहां पे जो कि क्रेडिट और कैश का डिफरेंस नहीं है, तो हम सेल्स को क्रेडिट सेल्स ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अगले साल की सेल 100 मिलियन होगी, साल की सेल 60 दिन की सेल के बराबर पैसा डेटर में रहेगा। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करता हूं आसानी से? 100 मिलियन साल की सेल है, 360 से डिवाइड कर दो एक दिन की सेल, इंटू 60 कर दो 60 दिन की सेल। रुपीज इन मिलियन में 16.67। ये जी अगले साल का मेरा रिसीवेबल बैलेंस रहने वाला है, क्योंकि रिसीवेबल बैलेंस की बेस क्रेडिट सेल्स होती हैं। क्रेडिट सेल्स 100 मिलियन एक साल की हैं, तो मेरा रिसीवेबल डेज 60 का मतलब 60 दिन की सेल्स के बराबर रिसीवेबल बैलेंस। साल की सेल, एक दिन की सेल, 60 दिन की सेल अगले साल क्या होंगी, उसके बराबर मेरा रिसीवेबल बैलेंस रहेगा। इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन के लिए बेस डाटा क्या होता है? इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला इन्वेंट्री बैलेंस ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365 डेज इन अ ईयर, यही था ना फॉर्मूला। तो इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन का बेस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री बैलेंस के लिए भी हम जो बेस वैल्यू यूज करेंगे वो कॉस्ट ऑफ सेल रहेगी।
अगले साल की मेरी कॉस्ट ऑफ सेल 60 है और अगले साल का मेरा इन्वेंट्री डेज कितने हैं? 30। अब मैं इस इन्वेंट्री डेज 30 को अगर इंटरप्रेट करूं तो मैं कहूंगा कि अगले साल मेरा इन्वेंट्री बैलेंस 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर होगा। यही ना इंटरप्रिटेशन? अगले साल मेरा इन्वेंट्री बैलेंस 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल के बराबर होगा। तो अगले साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 30 दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स, 5 मिलियन। लीजिए जी, ये अगले साल मेरा इन्वेंट्री बैलेंस क्या दिखेगा मेरी बैलेंस शीट में? इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन की बेस वैल्यू है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री बैलेंस के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल डाटा को लेकर चल रहे हैं। रिसीवेबल डेज की कैलकुलेशन के लिए बेस वैल्यू होती है क्रेडिट सेल्स। अकॉर्डिंगली रिसीवेबल बैलेंस के लिए हम क्रेडिट सेल्स का डाटा लेके चलते हैं। लास्ट आइटम पेबल डेज। ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए मैं इसको यूज करूंगा। पेबल डेज कैलकुलेट करने के लिए बेस वैल्यू क्या होती है? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस इज द बेस वैल्यू जिससे ऊपर हम क्रेडिटर डेज कैलकुलेट करते हैं। क्या मुझे यहां पे क्रेडिट परचेज का डाटा अवेलेबल है? जब सूटेबल डाटा अवेलेबल ना हो, करीब तक डाटा कॉस्ट ऑफ सेल ले लेंगे। तो हम क्रेडिटर बैलेंस भी कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर करेंगे। एक साल की कॉस्ट ऑफ सेल 60 है, एक दिन की कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय 360, क्रेडिटर डेज 40। कितना बना जी? 6.67। लीजिए जी, यहां से आप अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकाल लीजिए अगले साल की। कितना जी? 15 मिलियन। ये हमारी है प्रोजेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगले साल अगर हमने ये एक्टिविटी लेवल हासिल करना है और इन ऑपरेटिंग साइकिल रेशो को मेंटेन करना है, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज के इन डेज को मेंटेन करना है और ये एक्टिविटी हमने टारगेट करनी है अगले साल, तो इसके लिए हमारे पास 15 मिलियन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसमें एक स्टेप जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, फर्दर आ सकता था। हो सकता है आपको करंट बैलेंस शीट दी जाती और उसमें आपको करंट इन्वेस्टमेंट गिवन होती, करंट इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल गिवन होती से 12 मिलियन और आपसे पूछा जाता हाउ मच एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल यू विल नीड? 3 मिलियन एडिशनल वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिक्वायर्ड। हमसे तो कहा गया था अगले साल की टोटल रिक्वायरमेंट बताओ कितनी है, तो वो तो 15 है, लेकिन ये एक स्टेप आगे भी जा सकता था। करंट बैलेंस शीट हमें दे दी जाती तो वहां से करंट वर्किंग कैपिटल हम उठाते, कंपेयर करके बता देते अगले साल के लिए हमें 3 मिलियन और वर्किंग कैपिटल अरेंज करने की जरूरत है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिटरमिन करना, इस पे वी कैन एक्सपेक्ट अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, पास पेपर क्वेश्चन भी देखेंगे हम इंशाअल्लाह, लेकिन इस पे एक रेगुलर क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन रहती है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन?